Hello student, welcome to Jamia Entrance Center. Today we will discussing about 50 question for 50 most important question for Jamia BBA BCom as well as BA Economics. ओके आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ से ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, रोजाना हम 50 क्वेश्चन आपके लिए BBA BCom BEd के अलग लेकर आएंगे, BLLB के अलग लेकर के आएंगे और अदर कोर्सेज के अलग लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस, इवन हम बताते हैं 50 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 50% पेपर तो यहीं से देखने को मिल जाएगा। बाकी हम जो क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर, इन सब से देखने को मिलेंगे। आपको PDF चाहिए, आप 8810603643 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या 74 वाला जो नंबर है हमारा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं वहां से। या फिर आपको जामिया के रिगार्डिंग किसी भी कोर्स से या AMU के रिगार्डिंग किसी भी कोर्स से गाइडेंस चाहिए, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तब भी हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं आप उनके जरूर आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द GDP एंड GNP में डिफरेंस पूछ रहा है बेसिकली। तो आपको पता है GDP क्या है, मैंने बताया भी था, अभी डिस्कस भी करेंगे GDP GNP के बारे में। ये नीचे मैंने लगाया हुआ है सब कुछ। ठीक है, जहां जहां एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। देखो, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, एक पर्टिकुलर बाउंड्री में किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस होना, वही GDP होता है। इंडिया की जितनी भी बाउंड्री है उसमें गुड्स एंड सर्विस का एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होना GDP है। GNP में क्या होगा, आपकी जो इनकम एब्रॉड से हो रही है, विदेशों से हो रही है, वो भी काउंट कर ली जाएगी। सपोज दैट इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, USA में है, और वहां से जो भी इनकम आ रही है इंडिया की एम्बेसी की इंडिया में, तो उसको GNP में काउंट करा जाएगा। तो GDP इंक्लूड डेप्रिसिएशन वेयर GNP एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। बात गलत है, अभी तो डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं चल रही है। GDP एक्सक्लूड इन, यहाँ से देखो GDP मेजर, ठीक है, मेजर प्रोडक्शन ओनली इन एग्रीकल्चर। सिर्फ एग्रीकल्चर की कहाँ बात चल रही है, टोटल गुड्स एंड सर्विस की बात चल रही है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। GDP, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। GDP इज कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट एंड GNP कैलकुलेट एट मार्केट प्राइस। तो इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात नहीं चल रही। ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ो, GDP exclude income earned from abroad while GNP include it। तो ये सही आंसर होगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लो, टोटल 4 टाइप की नेशनल इनकम होती है, GDP, GNP, NDP और NNP। GDP में क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन काउंट होता है। एक कंट्री में सब कुछ प्रोड्यूस होगा वो काउंट होगा, बस कंट्री से बाहर नहीं होना चाहिए। और GNP में क्या, एब्रॉड की इनकम को भी ऐड कर दिया जाता है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, NDP में क्या होगा, GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज कि आपने सपोज दैट, ठीक है, लाइक जो फिक्स कैपिटल में कंजम्पशन कर रखा है, डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। वो तो क्या होता है, सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसका मतलब सपोज दैट आपने एक बाइक ली थी। ठीक है, आपने बाइक ली थी, अभी इसकी प्राइस 75,000 है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये 70,000 की रह जाएगी, फिर 60,000 की रह जाएगी। ओके, तो कंसिस्टेंटली इसकी वैल्यू कम हो रही है, दैट इज द डेप्रिसिएशन। ओके, इसके अलावा NNP निकालने के लिए GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, NNP हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस? इसका फॉर्मूला कमेंट में आप बताओगे। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट। आप कमेंट में बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। मैं हिंट दे देता हूं अभी, GDP एट मार्केट प्राइस, आप बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूं अभी। देखो, फैक्टर कॉस्ट में सपोज दैट पार्ले जी का एक बिस्किट है जो अभी प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अभी मार्केट में नहीं आया, फैक्ट्री में ही है। तो क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू अभी वही होगी जो मार्केट में होती है? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मार्केट में आया नहीं, तो अभी तक तो टैक्स तो लगे ही नहीं इस पर। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, टोटल जो वैल्यू होती है उसकी प्रोडक्शन लेवल पर, प्लस
सॉरी माइनस, ठीक है, टैक्सेस। जितनी भी वैल्यू उसकी होगी, एमआरपी जितनी भी होगी उसकी, उसमें से टैक्सेस को माइनस कर दो। ये और भी चीजें माइनस करी जाती हैं, फॉर्मूला वही मैंने बोल दिया, आप लिखेंगे। लेकिन मार्केट प्राइस पर क्या होगा, जितनी भी वैल्यू पर बना होगा उसमें टैक्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनएसओ, इन द context of employment measurement in India, a person considered employed only where only when he or she, ठीक है। तो सिंपल समझो, अकॉर्डिंग टू दी एनएसओ, ऐसा पर्सन जो एक साल में 183 डेज काम करता हो और 8 आवर डेली काम कर रहा हो तो उसको एम्प्लॉय काउंट करा जाएगा। अब यहाँ पे सपोज दैट आपको बच्चा पता नहीं था कि आंसर क्या होगा, देखो आप कितनी आसानी से निकाल सकते थे आंसर, याद रखना। इज रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टैटिकल, ठीक है, स्टैटिकल ऑफिस एज अ वर्कर, ठीक है। इसके अलावा इज रिकॉग्नाइज एनी टाइप पेड वर्क और मोर देन 6 आवर। पहली बात तो समझो, क्या हर टाइप का वर्क एम्प्लॉयमेंट में काउंट करा जाता है? आपकी मम्मा 24 आवर काम करती हैं, उनकी कोई ड्यूटी का फिक्स आवर नहीं होता। आप रात में 2 बजे घर पहुंचे और आपको फूड प्रिपेयर कर दे रही है, तो उनकी ड्यूटी का कोई आवर नहीं हो रहा। 24 आवर की हिंदुस्तान में महिलाओं की यही कंडीशंस है, मैक्सिमम विमेन की। एम्पावरमेंट के नाम पर ये है, एक्चुअल मुद्दों पर तो काम ही नहीं होता, पॉलिटिक्स में भी नहीं होता और कहीं पर भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया। 183 डेज का था वर्क, ठीक है, कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 180 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या कोई इंसान कंटिन्यूसली काम कर सकता है 180 डेज तक? आप कहेंगे नहीं सर, कुछ आ रही एक दिन में काम कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ये तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। Which among the following combination of regarding Indian economy and sectoral contribution is correctly matched? तो सिंपल समझो, इंडियन इकोनॉमी में 2 टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है। पहली बात समझो, इंडियन इकोनॉमी एक जो है सर्विस इकोनॉमी, इट मीन जीडीपी में जितना भी पैसा आ रहा है, इंडिया एक साल में जितना भी पैसा कमा रहा है उसमें सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कमा कर देखता है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री, एक सर्विस। इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोग इंगेज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोग। बट इन द टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इन द टर्म ऑफ इंडस्ट्री 24% ऑलमोस्ट लोग इनरोल हैं यहाँ पर, और इन द टर्म ऑफ सर्विस 15% लोग इनरोल हैं। और कंट्रीब्यूशन में कि कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, इसकी इमेज जस्ट अपोजिट हो जाती है। इंडिया में मोर देन 50% पैसा जो आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी बोला जाता है। हम चाइना की तरह लाइक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, और इंडिया का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि इंडिया एक सर्विस इकोनॉमी बनकर रह गया है। हम प्राइमरी सेक्टर, पहला हमारा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर मजबूत था, उसके बाद हमें सेकेंडरी सेक्टर में जाना चाहिए था अपने आप को मजबूत करने के लिए, हम डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में चले गए और इंडिया फिर प्रॉब्लम में चलता चला गया। हमने चाइना की तरह एक ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं करी, ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ में, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। Which one of the following indicator regarding as the best indicator of economic development? देखो, नेशनल इनकम, इस बात का नेशनल इनकम से सिर्फ आप यही फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी कंट्री में पर्टिकुलर कितनी इनकम हो रही है, लेकिन उससे आप जो बेस्ट इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं होता नेशनल इनकम। जैसे सपोज दैट इंडिया ने एक ईयर में 100 करोड़ रुपीस अर्न करा, सपोज करो, तो अच्छी बात है ये एक तरह से देखा जाए। लेकिन एक कोई वेटिकन सिटी जैसी जगह है, या फिर कोई छोटी कंट्री का मैं नाम दे लूं जिसे आप एक अच्छे से समझ पाए, सपोज दैट नॉर्वे ने 90 करोड़ रुपीस अर्न करा, तो अच्छा डेवलपमेंट किसने करा ये आप देख करके नहीं बता सकते। इंडिया का ज्योग्राफिकल मतलब एक्सपेंशन देखो, पॉपुलेशन देखो इंडिया की, ये नॉर्वे के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कुछ है एक तरह से देखा जाए तो। 90 करोड़ नॉर्वे के लिए बहुत है। तो सिंपल सी बात समझो, एक चीज मैं आपको बता दूं, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट का होता है, वो होता है, मैं बताता हूं, पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम शो करता है कि एक कंट्री में
जितनी भी नेशनल इनकम है उसका पॉपुलेशन से आप डिवाइड दे दो। सपोज दैट मैं पीसीआई का फॉर्मूला होता है पर कैपिटल इनकम का, कैसे, अब कैसे पता चलेगा, ये दिखाता है पर्टिकुलर कंट्री में हर एक पर हेड के पास कितना पैसा है। ठीक है, कैसे, आइए, इंडिया के पास सपोज दैट 100 रुपीज हैं और यहाँ की पॉपुलेशन भी 100 है, पर हेड के पास 1 रुपीज आया। बट इन द टर्म ऑफ नॉर्वे अगर वहां पर 90 रुपीज है, रहने वाले 10 लोग हैं, तो पर हेड के पास 9 रुपीज आए, तो कंडीशन नॉर्वे की अच्छी ज्यादा है रादर देन इंडिया। इस चीज को ध्यान रखना। पीसीआई इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, द ऑफिशियल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एंड पब्लिशिंग नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो नेशनल इनकम को कौन स्टैटिक्स करता है, नेशनल इनकम को कौन काउंट करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ कहते हैं इसको। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट के अंडर आता है, इसको ध्यान रखना। पहले ये नहीं करता था, पहले दो ऑर्गेनाइजेशन थे, सीएसओ और एनएसएसओ, इनको कंबाइन करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, दैट इज एनएसओ, वही ये काम करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके 2019 में आई थिंक ये किया गया था, एनएसओ बनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइएगा कि 2019 में किया गया था बच्चों, जल्दी बताइए। Which of the following correctly describe the concept of a mixed economy? What is the what is the mean of mixed economy? So the mixed economy is where private economy and public economy, या फिर हम ये कह लें where private sector और public sector work together. ओके, इसको ध्यान रखिएगा। तो उसी को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट भी काम करती हो, प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट लोग भी काम करते हो। सपोज दैट इंडिया इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर आपको एसबीआई देखने को मिलेगी इन द टर्म ऑफ पब्लिक बैंक, और आपको आईसीआई भी देखने को मिलेगी इन द टर्म ऑफ प्राइवेट बैंक। एन इकोनॉमी वेयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट इक्वल जीडीपी, बिल्कुल गलत बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। एन इकोनॉमी कंट्रोल इंटायर प्राइवेट इंटरप्राइजेस, बिल्कुल गलत बात है। अगर कंट्रोल प्राइवेट इंटरप्राइज पूरे तरीके से होंगे तो वो प्राइवेट इकोनॉमी बोली जाएगी। एन इकोनॉमी वेयर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोएक्सिस्ट एंड ऑपरेट टुगेदर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट में मेरे को एक बात बताइए कि आप कुछ ये एग्जांपल दीजिए, क्या पूरे वर्ल्ड में कोई इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी पूरी नहीं है, ऐसी बात बताइए। देखिए आज के वक्त में क्या है, ये देखा जाए तो सारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी बनी हुई है, कोई पूरी तरह ना प्राइवेट है ना पूरी तरह पब्लिक है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखा जाए किसी वक्त में अमेरिका में ऐसा था, लेकिन अब वहां पर भी नहीं है। किसी वक्त में चाइना में प्रॉब्लम आई थी तो वहां पर भी नहीं है, लेकिन अब सब ज्यादातर मिक्स इकोनॉमी है। वो बात अलग है, किसी के पब्लिक सेक्टर ज्यादा है, किसी का प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है। ठीक है, चलो गिनी कोएफिशिएंट के बारे में जानेंगे। वो गिनी कोएफिशिएंट को क्वेश्चन ये, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी मेजरमेंट, the Gini coefficient is primarily used to, तो बेसिकली ये यूज करा जाता है प्रिसाइजली मेजर पोजीशन ऑफ लॉरेंस कर्व के लिए। अब लॉरेंस कर्व क्या होता है इसको पे दिखा देते हैं हम आपको, चलिए अभी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी एस्टिमेट, द प्लानिंग कमीशन डिफाइंड द पॉवर्टी लाइन। जब प्लानिंग कमीशन था 2014 के टाइम पर, तब इसने पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करा था, और उस वक्त न्यूट्रिशनल वैल्यू, एक इंसान अगर इतनी न्यूट्रिशन को रूरल एरिया में ले पा रहा है, यानी कि कितना 2400 कैलोरीज को पर डे में ले रहा है, तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अदरवाइज नीचे है। और यही अर्बन एरिया के लिए कितना रखा गया था, 2100 कैलोरी, ठीक है, पर डे। पॉवर्टी का डेप्रिसिएशन साइकिल आप देख लीजिए। देखिए एक कंट्री में अगर इनमें से कुछ भी एक चीज होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, कोई भी एक चीज करना, सपोज दैट लोगों की इनकम लो हुई, इनकम लो होगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है किसी इंसान की इनकम लो हो जाए, अभी आपकी इनकम लो हो जाए तो आप सेविंग कम करोगे,
सेविंग कम करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे, इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखो, अगर लो इनकम कम होगी, लो इनकम होगी तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन हेल्थ केयर होगा, यानी कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा। फिर उससे ह्यूमन कैपिटल कमजोर होगी और उसके बाद जाकर लो प्रोडक्टिविटी होगी, फिर लो इनकम होगी। तो सिंपल सी बात है, एक बार डेप्रिसिएशन के साइकिल में कोई इकोनॉमी फंसी तो वह फंसती चली जाती है। अब अगर देखा जा रहा है, इजराइल ईरान वॉर से फ्यूल बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी सफर कर रही है। और कमेंट में बताइए क्या इसका इम्पैक्ट हमारी अपनी प्यारी कंट्री पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप बताइए, और एक दो कमेंट में ये भी चीजें बताइए कैसे हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ब्रिक्स की समिट हुई है, यहाँ पर मैं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बताता चलूं। ब्रिक्स के नेशंस जो हैं उन्होंने पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट टेरिटरी की बात करी है कि वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन मैंने बता दिया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट, ब्रिक्स की समिट कहाँ हो रही है ये भी बताइए, कमेंट में ये बताइए। ब्रिक्स से आ गया ध्यान में, तो समिट 2026 में कहाँ हो रही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट वाज, ठीक है, आइडेंटिफाई एज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो टू पॉवर्टी लाइन। तो देखो, जहां गरीबी होगी वहां पर सबसे ज्यादा बीपीएल फैमिलीज रहेंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा गरीबी इन स्टेट्स में बिहार में है, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा बीपीएल फैमिली है। यहाँ पर फिर गरीबी की वजह से जो ऊपर में चार्ट लगाया था ना मैंने, तो एजुकेशन भी फिर यहाँ पर कम है, हेल्थ सेक्टर भी कमजोर है। ओवरऑल बिहार के साथ ये प्रॉब्लम है। अब ये आप बताइए क्या, एक कमेंट में मेरे को आंसर ये दीजिए कि सेकंड पुअर स्टेट कौन सा है। ओके, बिहार के बाद द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सीएसओ वर मर्ज्ड इन 2019, और इसने मिलकर, मैं ऑलरेडी बताया था आपको, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बनाया था, दैट इज द एनएसओ, आपको पहले ही बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में मेनली दो टाइप का होता है, रूरल और अर्बन। रूरल एम्प्लॉयमेंट में दो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, एक सीजनल और एक डिस्गाइज्ड। व्हाट इज द सीजनल? सपोज दैट आप लोग में से कई रूरल इलाके से लोग होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने वो चीज देखी है। कोई इंसान एक पर्टिकुलरली जब हार्वेस्ट का टाइम होता है तब उसे रोजगार मिलता है, फिर उसके बाद रोजगार चला जाता है, फिर रोजगार मिलता है सीजन में आने पर, फिर रोजगार चला जाता है। इसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल इलाके से जो लोग हैं कमेंट करिएगा। एक पीस ऑफ लैंड है, यानी कि एक खेत है, उसमें दो लोग काम कर सकते हैं, सफिशिएंट है, लेकिन फालतू में फैमिली के 5-5 लोग लगे पड़े हैं, दैट इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मेजर यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, रूरल एरिया में हमें मेनली कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, दैट इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है, डिग्री होल्डर्स ऐसे ही ऐसे फिर रहे हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है कि ये चीज को हम निपट नहीं सकते। एजुकेशन हमारी खराब है ना, सिंपल सी बात समझो, ऐसा नहीं है। बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के बच्चे कभी भी नहीं भटकते हैं, उनके जॉब कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ उनके हाथ में जॉब होती है। वो बात अलग है कि वो नहीं करते हैं, लेकिन जॉब होती है। इसके अलावा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री को जो भी आपसे चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको वो के पास वो चीज होती नहीं है। जैसे सपोज दैट आपने आज सिंपल कोई ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है एआई जैसी, तो आप नहीं जॉब पा पाएंगे। साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक सर्टेन ईयर में आप कभी एम्प्लॉय है कभी अनएम्प्लॉय है, ये साइकिलिंग होता है। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, भी एक टाइप का होता है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल सी बात है, इट्स मेन ऑकर ड्यू टू द, ठीक है, रिसेशन, डेवलपमेंट इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज, गलत बात है, रिसेशन के टाइम पे नहीं आता है ये। इट रेफर्स अ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सीजनल चार्जेस, नहीं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं उसको।
मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ टास्क देन एक्चुअल रिक्वायर्ड। तो क्या ये बात आपकी सही होगी? ये बात सही होगी बच्चों। आप कहेंगे यस सर, ज्यादा पीपल होते हैं, एक्चुअल उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, मेनली अराइजेस ड्यू टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे आता है? तो बेसिक सा इसका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, मिसमैच स्किल वर्कर्स अवेलेबल जॉब। जितनी भी स्किल्स लाइक इंडस्ट्री को स्किल चाहिए एआई वाली, आपके पास है सिंपल कोई डिग्री, उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखना। which ठीक है, which among the following the correctly explanation explains the रोल ऑफ लॉरेंस कर्व इन इकोनॉमिक्स। तो लॉरेंस कर्व का जो मेनली रोल होता है इकोनॉमी में, वो होता है इट इलिस्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इनकम इन अ कंट्री। ओके, दादा भाई नौरोजी कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी थ्रू, ठीक है, थॉट इज साइंटिफिक बिकॉज इज, सिंपल सी बात समझो, दादा भाई नौरोजी का कंट्रीब्यूशन जो इंडियन इकोनॉमी में था, इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा था। इस चीज को ध्यान रखना, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने मेजर किया था नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम 1867 में, ठीक है, 67 से 68। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, आई थिंक ऐसी कुछ बुक का नाम था। ये दादा भाई नौरोजी की बुक थी। आप सही नाम को कमेंट में करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन इज करेक्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है इसमें। तो पढ़ते हैं, इट इज बिगिन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बिल्कुल गलत बात है। क्या ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया? कमेंट में बताइए कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, जल्दी कमेंट करिए। इट इज मेनली फोकस ऑन डेयरी डेवलपमेंट। गलत बात है। डेयरी डेवलपमेंट तो व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, जहां पर जो ऑपरेशन फ्लड के अंडर कस्टडी अंडर आया था, गुजरात से इसकी स्टार्ट करी गई, इसको स्टार्ट करा गया था बच्चों, यही था, ठीक है। इसके अलावा इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। इट इज राइट, ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान में इसको स्टार्ट करा गया था। ओके, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आए थे राव मनमोहन मॉडल में, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बता देता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, क्यों आया? सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पर जो बेसिकली ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना नहीं था, तो सिंपल सी बात है, तब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बताइए कौन से प्राइम मिनिस्टर थे और ये नारा किसका दिया हुआ है? स्लोगन था जय जवान जय किसान। तो जय जवान था हमारे आर्मी सोल्जर्स के लिए जो लाइक एनिमी कंट्री से फाइट कर रहे थे, और जय किसान जो फार्मर्स यहाँ पर प्रोडक्शन करते थे। हमारी कंडीशन शिप टू माउथ की होती थी। हम अमेरिका से PL 480 स्कीम के अंडर वीट को इंपोर्ट करते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, PL 480 स्कीम के अंडर हम वीट को इंपोर्ट करते थे, और उसके बाद में हम, अब एक बात बताओ, अगर अमेरिका हमें वीट दे रहा है, तो वो कोई हम पर एहसान तो कर नहीं रहा होगा। जब जब उसे मौका मिलेगा वो अपनी चीजों को हमसे करवाने की कोशिश करेगा। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम होती थी। फिर बाद में लाइक थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, और इसने इंडिया में इतना प्रोडक्शन करा, वीट का इतना प्रोडक्शन करा कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया एक तरह से देखा जाए। अब भी, इतना हमारे हमारे गोदामों में, ठीक है, हमारे जो साइलो हैं, हमारे गोदाम हैं, हमारे, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के FCI के जो गोदाम है, वहां पर इतना ज्यादा वीट रखा हुआ है कि अब हम गरीब देशों की मदद करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों। ओके, चलो, और इसी से आगे रिलेटेड एक प्रोग्राम बात है कि डॉक्टर नॉर्मल बोल्लो एसोसिएट विद इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, बिकॉज ही, देखो, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, तो इसमें एक टाइप के लाइक शीट का यूज करा गया था, उसको हाई यील्ड वैरायटी शीट कहते थे। ये शीट खास टाइप का शीट था, इसको यूज करके 10 टाइम प्रोडक्शन बढ़ा दिया था बेटा, 10x प्रोडक्शन बढ़ा दिया था इसने एग्रीकल्चर का, स्पेशली वीट का। ओके, तो इन्होंने हाई वैरायटी शीट को डेवलप किया था। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? कमेंट में बताइए।
The second green revolution launch in 6 5 year plan focused on, तो ये जो अपना सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसका काम क्या था? एक्सटेंशन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एंड सर्विसेज टू फार्मर. ओके, which one of the following correctly explains significance of ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज द आयरन स्टील प्रोडक्शन. नहीं, ऑपरेशन फ्लड का मिल्क से काम है. डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में ये आया था बेसिकली, इसको ध्यान रखना. और मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बना देना. तो जो कि इंडिया अब लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हो चुकी है, सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है. लेकिन कमेंट में बताइए, क्या इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? ये कमेंट में बताइए. मिल्क का तो है, क्या डेयरी प्रोडक्ट का भी है? इसको बताइए. ओके, अच्छा, ऑपरेशन फ्लड के बारे में बता दूं, ये गुजरात से बेसिकली स्टार्ट हुआ. सर वर्गीस कुरियन इसके फादर थे. वर्गीस कुरियन इसके फादर थे. ऑपरेशन फ्लड, या फिर हम इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं. ओके, व्हाइट रेवोल्यूशन भी बच्चों हम कह सकते हैं. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट हमने रेवोल्यूशन चलाए. ने आगे बात करते रहेंगे इन रेवोल्यूशंस की. मैं कभी लगा दूंगा कौन कौन सा रेवोल्यूशन किस किस चीज को टारगेट करते करते हमने लाया था. ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे वीट को टारगेट वीट के लिए लाया गया था. व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए लाया गया था. इसके अलावा हमने गोल्डन रेवोल्यूशन लेके आया, सिल्वर रेवोल्यूशन लेकर के आया. डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हमें अचीवमेंट लाइक लाना थी अपने इंडिया में. ओके, इस चीज को ध्यान रखना. द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लॉन्च ऑपरेशन फ्लड. ऑपरेशन फ्लड कब लाया गया था? ऑपरेशन फ्लड वही व्हाइट रेवोल्यूशन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लेकर आया था. और कब लेकर आया था बच्चों? इसको लेकर के आया था लाइक 1970 में. ओके, कुछ खास नहीं था जानने का. नेफेड, नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन. ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन इसका पूरा नाम होता है. एक टाइप का मार्केट क्या करता है, इसका काम समझो. नेफेड का काम क्या है? ये मार्केट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को. ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एजेंसी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर. जो भी फार्मर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर होते हैं उनके प्रोडक्ट को मार्केट प्रोवाइड करेगा. क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा. सिंपल सी बात है. सपोज आप पल्स प्रोड्यूस करते हो, आप पल्स प्रोड्यूस करते हो. आप पल्स जब प्रोड्यूस करोगे बच्चा, और मान लो आपको पैकेजिंग करना है, इसकी वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग करना है, तो आप नेफेड के पास जाइए. ये लोन देगा आपको, आपको चीजें प्रोवाइड कराएगा, और उसके बाद जाकर के आप यहाँ से एक मार्केट एक्सेस कर सकते हो. और नेफेड की फुल फॉर्म याद रखिएगा. विच वन ऑफ विच कमेंट में बताइए नेफेड की फुल फॉर्म. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इन इंडियन करेक्ट. ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट मोर देन 50% जीडीपी. नहीं भाई, 50% से ज्यादा लोग एंगेज है ना कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. पहले ही बता दिया. एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अराउंड 15%, और इन जीडीपी सपोर्ट लिवलीहुड 45 to 50%. बिल्कुल सही बात है. 15% के अराउंड ये जीडीपी में कमा करके देता है, और 45 से 50 के आसपास अप्रोक्सीमेट डेटा लिखा हुआ है कि लोग इसमें एंगेज हैं. ठीक है, द फर्स्ट ठीक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चकवंती. ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल लैंड इन इंडिया टुक प्लेस. तो कहां पर हुआ था फर्स्ट चकबंदी? कमेंट में बताइए जब तक. ओके, तो फर्स्ट चकबंदी जो आपका हुआ था बच्चों, वो हुआ था बड़ोदरा में देखने को. ठीक है, बड़ौदा इन 1920 में. और 1920 ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हो रही है बच्चों. नबार्ड इज रिगार्डेड एज एपेक्स इंस्टीट्यूट. देखो, नबार्ड की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए. और ये एपिक्स इंस्टीट्यूट है किसके लिए बच्चों? रूरल क्रेडिट के लिए. ठीक है, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए. नबार्ड क्या, एक टाइप की बैंक समझ लो. ठीक है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक के नाम से ही आता है. तो ये रूरल क्रेडिट यानी कि रूरल लोगों को लोन देता है, जो गांव की ग्रामीण लोग होते हैं उनको लोन देता है. मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने नबार्ड जैसी बैंक कहीं पे देखी है? अगर बैंक है ये, आप कहेंगे सर नहीं देखी है, नाम इसमें कभी गए हैं? आप एसबीआई में तो गए हैं, आप लाइक आईसीआई में तो गए हैं, आप स्टेट बैंक में तो गए हैं, आप सेंट्रल बैंक में तो गए हैं, सब में गए हैं, लेकिन नबार्ड में कभी नहीं गए. तो नबार्ड सिर्फ एक बॉडी है, एक तरह से एपेक्स बॉडी का मतलब टॉप मोस्ट बॉडी है. ये क्या करता है? ये पैसा
इतना 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 एसबीआई को दे देगा, आईसीआई को दे देगा, और ये कहेगा ये रूरल डेवलपमेंट में आप पैसा लगाइए, ठीक है। रूरल लोगों को इससे क्रेडिट दीजिए, लोन दीजिए, और उन एग्रीकल्चर की फाइनेंसिंग कीजिए। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट में, लाइक आपको मेरा समझाने का स्टाइल कैसा लगता है, क्या आपके लिए इतनी नॉलेज इनफ होती है, या फिर मैं और भी नॉलेज दिया करूं इसमें उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। हम मल्टी डायमेंशन में किसी भी क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। विच स्टेट लिस्टेड एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। आप सबको पता है पल्सेस के लिए सबसे ज्यादा लीडिंग, अभी हमने आत्मनिर्भर मिशन भी लॉन्च किया है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, भी करंट में बताया है आपको, यहाँ पर भी बताऊंगा। लेकिन पल्सेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है, ओके। आत्मनिर्भर मिशन हमने यहीं से लॉन्च किया है। इसका टारगेट है कि अब हमें पल्सेस में भी आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। आत्मनिर्भर मिशन वैसे बेसिकली कोविड-19 में लॉन्च किया गया था, जब हम कुछ चीजों के लिए कमी महसूस कर रहे थे और अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट थे। तो तब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम टाइम टू टाइम हर एक सेक्टर में आत्मनिर्भर मिशन को लेकर के आएंगे। अभी रिसेंटली पल्सेस को लॉन्च करा गया है मध्य प्रदेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर क्रॉप। क्या टी कर्नाटका में होती है? नहीं भाई, असम में होती है, बिल्कुल गलत बात है। ग्राउंड नट्स क्या गुजरात में होती है? बताओ बच्चों, बिल्कुल सही बात है सर, ग्राउंड, तो यही आंसर इसका राइट होगा, यही करेक्टली मैच होता है। कॉटन कहाँ होती है कमेंट में बताओ, और सोयाबीन कहाँ होती है कमेंट में बताओ। सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोडक्शन का इंडस्ट्री बेस्ड ऑन forest product such as pulp, furniture and pharmaceutical are classified। देखो जितनी भी इंडस्ट्री हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड, यानी कि जिनसे हमें पल्प मिल रहा हो, फर्नीचर मिल रहा हो, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इन सारी इंडस्ट्री को फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, ओके। अगर आपसे पूछ ले फार्मास्यूटिकल इज, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज यहाँ पर जितनी भी चीजें, जितनी भी दवाइयां हम बना रहे हैं, जितनी मेडिसिन, वो अल्टीमेटली प्लांट वगैरह से ही तो बन रही है। आप आयुर्वेदा को देख लें, यूनानी को देख लें, या फिर सिद्ध को देख लें, ठीक है, ये सब चीजें, या फिर आप होम्योपैथिक कोई देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो इसमें हम आनंद मिल्क, अमूल जिसको हम कहते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आप इसका दूध भी बहुत पीते होंगे और अदर प्रोडक्ट भी, बटर को लेते होंगे, ये सब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर इंडस्ट्री का लाइक एग्जांपल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आगे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। टोटल 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको किसका भी हो, ठीक है। कमेंट में बता दीजिए कौन कौन सी अगर आपको पता है तो। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री, वेल्थ इन्वेस्टमेंट अबव 1 करोड़ रुपीज कैटेगराइज एज। तो देखो यहां से क्वेश्चन आना लाजमी है, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पुराना क्वेश्चन था, सिंपल सी बात समझो, पुराने नोट्स के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर अगर हम 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ कर दें तब ये क्वेश्चन सही होगा। 1 करोड़ पहले होता था इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, सॉरी, जस्ट अ मिनट, इसको आप 1 करोड़ ही रहने दीजिए, ठीक है। आइए, यहाँ कह रहा है कौन सी इंडस्ट्री में आप 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है, एक माइक्रो, एक स्मॉल, एक मीडियम। आपको पहले का डेटा याद नहीं करना है यहाँ पर, लेकिन एक सेकंड रुको, फिर से मैं ये कहूंगा, आप ना इसको 1 करोड़ से ज्यादा का कर दो, यानी कि आप इसमें 3 करोड़ रख दो, 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ 3 करोड़ कर दो, ज्यादा सही रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो ऐसी कंपनी, आपको पहले का डेटा तैयार नहीं करना, ये कट कर दीजिए, ठीक है, ये भी कट कर दीजिए। तो ऐसी ऐसी कंपनी जिसमें 2.5 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, वो होती है माइक्रो। जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा हो वो स्मॉल होती है, और मीडियम होती है
125 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा। 2.5, 25 एंड 125 इतना ध्यान रखिएगा इनको एमएसएमई। तो ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक्रो इंडस्ट्री होगी। इसको कट कर दीजिए, राइट आंसर यहाँ पर माइक्रो होगा। मुझे लगाना जरूरी था क्योंकि ये चेंजेस अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले करे गए हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया 2025 में ये चेंजेस करे गए थे। ओके, याद रखना ऐसी कंट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का हो माइक्रो होगी, 25 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट में स्मॉल इंडस्ट्री होगी, और 125 का अगर इन्वेस्टमेंट करा है करोड़ रुपीस का तो यहाँ पर मीडियम इंडस्ट्री होगी। वायर आयरन स्टील इंडस्ट्री रेफर द बेसिक इंडस्ट्री, तो ये बैकबोन इंडस्ट्री है हर एक इंडस्ट्री की। क्यों? क्योंकि अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री ना होती तो आप कभी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना ही नहीं सकते थे इंडस्ट्री की, कभी मशीनें बना ही नहीं सकते थे इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, यहाँ कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यहाँ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, यहाँ से मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी और उसने आज तक इसके असर देखे जाते हैं। स्मेल्टिंग इज द ठीक है, बेसिकली ये रेफर्स किसके लिए करा जाता है, जो प्रोसेस होता है। तो स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है ये रेफर करा जाता है बेसिकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मेल्ट्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो सिंपल समझो, जो ओर होता है जैसे आयरन जो होता है वो ओर की फॉर्म में मिलता है हमें, आयरन इससे निकाला जाता है, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस से ही निकाला जाएगा। तो इसमें क्या करा जाता है, आयरन ओर से आयरन निकालने के लिए इसको आपको बहुत ज्यादा मेल्ट करना होता है, फिर वहां से आयरन अलग हो जाता है। Which combination raw material is essential for iron and steel industry? तो कौन सा कॉम्बिनेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें जरूरी होता है? तो सिंपल सी बात समझो, हमें कोल चाहिए यहाँ पर आयरन ओर को गर्म करने के लिए, ठीक है, आयरन ओर चाहिए और लाइमस्टोन चाहिए, याद रखना। टाटा स्टील कंपनी टिस्को जो है स्टैब्लिश 1907 में हुआ था और ये कहाँ स्टैब्लिश करा गया था? याद रखना किसी भी इंडस्ट्री के लिए स्पेशली फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री इसको इसको वहीं पर स्टैब्लिश करा जाएगा जहां पर इससे रिलेटेड और लाइक रॉ मटेरियल मिल सके। तो आयरन ओर के लिए मैंने बता दिया आपको, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बनाने के लिए आपको आयरन ओर चाहिए, तो यहाँ पर आयरन ओर की बहुत सारी माइंस हैं। आपको कोल चाहिए तो यहाँ पर कोल भी अवेलेबल है यहाँ झारखंड में, ठीक है। और वाटर चाहिए जस्ट बिकॉज आप स्मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे तो फिर बाद में उसको ठंडा करने के लिए आपको, तो यहाँ पर साक्षी रिवर के पास में जमशेदपुर में सुब्रेखा रिवर है, जो साक्षी जगह है वहां पर जमशेदपुर में सुब्रेखा रिवर के पास में इसको स्टैब्लिश करा गया। टिस्को रिसीव कोल मेनली फ्रॉम कोलफाइड, तो कहां से टिस्को अपना कोल लेता है? तो ये मेनली कोल लेता है आपका झरिया से, ठीक है। Which among the following cities popularly known as Steel City, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टील सिटी बोला जाता है पीटर्सबर्ग को। डिटॉरॉइट बिकम द ग्लोबली फेमस बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो डिटॉरॉइट बेसिकली फेमस हुआ था अपना ग्लोबली कंट्रीब्यूशन किसमें दिया था इसने? ये देने वाला था आपका मोटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कमेंट में बताइए ये कहाँ पर डिटॉरॉइट नाम की जगह है। विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल हैज ओडिशा इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट, ठीक है। तो ये कहाँ पर मतलब उड़ीसा में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा होता है? ये होता है बॉक्साइट का। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई, तो ये पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में कहाँ पर? इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न जो टेक्सटाइल मिल थी वो 1854 में एस्टैब्लिश करी गई मुंबई में, बाद में ये बंद हो गई थी। अहमदाबाद पॉपुलरली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज, देखिए अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसलिए उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और ये मेजर सेंटर है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है ये बताइए? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच निकनेम विद द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया कानपुर है, आप ये कहेंगे सर कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया
राइट, आपको करेक्ट मैच देखना है। तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर इज द राइट आंसर होगा। बाकी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर होता है। कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया बताइए कौन सा शहर है। इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है, अभी बता करके आया। विच कंट्री रैंक फर्स्ट कॉटन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो कॉटन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है वो है, देखा जाए तो कॉटन प्रोड्यूस तो बच्चा इंडिया करेगा इस अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन यहाँ पर अगर आप लिख दें कॉटन टेक्सटाइल तो वहां पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। बताइए क्या फिर ऑप्शन होगा। अब बताइए सिल्क सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन प्रोड्यूस करता है। सनराइज इंडस्ट्री जनरली इंक्लूड सेक्टर सच एज, तो सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं हमारी जो आज की इंडस्ट्री जो मूव मतलब बढ़ रही है आगे। आज जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी एज वेल एज वेलनेस। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड, तो बेसिकली ये आपके अमेरिका में देखने को मिलता है। और अमेरिका में कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है वेस्ट सेंट्रल कैलिफोर्निया में। ठीक है, फ्रेडरिक, ठीक है, एम एन स्टर्मन इज रिमेम्बर्ड इन इंडस्ट्री हिस्ट्री एज, तो ये फादर ऑफ कौन थे, सिलिकॉन वैली थे। कौन थे, फादर ऑफ सिलिकॉन वैली, इन्हीं इसको बनाया था बेसिकली। इन दिसंबर 1999 फेरा वाज रिप्लेस, फेरा फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज करने वाला एक्ट होता था उसको फेमा से रिप्लेस करा गया। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जितना भी पैसे का लेन देन होगा अदर कंट्रीज से वो। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रेफर्ड ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है आपका ओके पेट्रोलियम। ओके, कमेंट में बताइए द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कौन सी होगी। ओएनजीसी एस्टैब्लिश इन 1956, तो ओएनजीसी कहाँ बनाया गया था 1956 में, आपको पता होना चाहिए, ये बनाया गया था देहरादून में। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 मेनली इम्फेसिस, तो हमारे कंट्री में 1991 से पहले एक क्राइसिस आया था, 1991 में ये क्राइसिस आया था, तब हमारा फॉरेक्स खत्म हो चुका था। ठीक है, कुछ भी अब ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए बस आई थिंक 13 डेज का पैसा बचा हुआ था और महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तब उस वक्त राव मनमोहन मॉडल आया था, यही एलपीजी की फॉर्म में। 1991 का इसे इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह द लेजेंड प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज गवर्नर ऑफ आरबीआई देखा जाए, एज वेल एज वो उस वक्त आई थिंक उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था मनमोहन सिंह को, प्लीज इस परेशानी से हमको निकालिए। तब वो ये एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आए थे, और फिर इंडिया ने इसके बाद जो भाई साहब तरक्की करी है, फिर इंडिया पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लिबरलाइजेशन अंडर एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर्स टू, तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, तो रिलैक्सेशन एबोलिशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी। एलपीजी का मेजर डिसएडवांटेज क्या था, तो यार बस एक ही मतलब देखा जाए तो राइज इन इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। ओके, अमीर इससे और अमीर बनते चलेगा, गरीब और गरीब होते चलेगा। अब आगे और डिस्कस करेंगे। कमेंट में बताइए बच्चों ये सीरीज आपको कैसी लगी, क्या मुझे रोज ऐसी सीरीज लेकर आना चाहिए आप, और बताइए क्या हम और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, आप थंबनेल पर जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमसे, और कोई भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।